नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि RTE एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये वो टॉपिक है जो सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है। आपके ये ऐसा टॉपिक है जो सभी में पूछा जाता है, चाहे CTET दें आप, UP टेट दें, सुपर टेट दें, KBS दें, DSSS भी दें। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर पूछा जाएगा तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट है वो आपको इतने अच्छे से बताएगा कि आप एक बार देख लेंगे पूरी वीडियो तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर दोस्तों आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बनें। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट की शिक्षा हमेशा राष्ट्र हित में रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें या फेसबुक पेज पर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, RTE एक्ट, इसकी बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, इसका जो नारा था वो क्या था? सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो दोस्तों, आज का पहला स्लाइड्स है ये, और ये क्या बताता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के बच्चे राष्ट्र की सर्वोच्च संपत्ति माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत सी संभावनाओं से परिपूर्ण मानव संसाधन है। वर्तमान समय में शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देने का कार्य करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 को एक बड़े समय से सभी को शिक्षा देने के सपने को साकार करने के लिए बनाया जा चुका है। वैसे तो भारत में शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार था जो कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार भी है। देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रदेश की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, जो अपने देश का संविधान है उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद कौन सा था? 41। अब किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, RTE एक्ट क्यों आया, इसकी भी कोई वजह रही होगी। दोस्तों, सरकार ने सोचा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दिए गए सिद्धांतों में दोबारा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रदेश को 10 वर्षों की समय सीमा के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु सभी बच्चों के शुरू से 14 वर्ष की उम्र तक पूरी करवानी है। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षा अभियान में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, वो निम्न बिंदु कौन कौन से हैं? RTE एक्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्षेत्र के प्रशासन द्वारा जिसकी कोई भी विधानसभा नहीं है, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राज्य क्षेत्र के द्वारा जिसकी कोई प्रशासन द्वारा जिसकी कोई विधानसभा नहीं है, उसमें उपस्थित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार उत्तरदायी रहेगी। एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते या प्रतिबंध रहेगी। और प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य किसी विद्यालय के 8वीं कक्षा तक की शिक्षा का होगा। ये पॉइंट थे इसके। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों,
इसमें पॉइंट दिया है बच्चे की पहचान। बच्चे को पहचानना है, एक बच्चा मंदबुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, उसके अनुसार उसे शिक्षा देनी है। दूसरा नंबर, शिक्षा से संबंधित औपचारिक मूल्यांकन। दोस्तों, हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करें उसमें मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है और औपचारिक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। दोस्तों, व्यक्तिगत योग्यता के अनुरूप शिक्षा योजना को बनाना। जैसा बच्चा है, जैसी उसकी ज़रूरत है, उसके अनुसार शिक्षा योजना बनाना। मददगार एवं दूसरे उपकरणों की व्यवस्था देना, अध्यापक ट्रेनिंग। जो दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि बीएड चल रहा है, बीटीसी चल रहा है, बीएसटीसी चल रहा है। तो दोस्तों ये अध्यापक ट्रेनिंग कोर्स हैं जिसमें पहले बीटीसी 2 साल की होती थी और बीएड 2 साल की होती थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब शिक्षक ट्रेनिंग को ये 4 साल का कर दिया गया है, यानी कि बीएड को। बाहरी अध्यापक की मदद। अगर कोई दोस्तों बाहर का अध्यापक आ रहा है और अपने क्षेत्र में पढ़ाने के लिए, तो उसकी मदद की जाएगी, रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। वस्तु से जुड़े अवरोधों को हटाना, शोध, देख रेख एवं मूल्यांकन करना। दिव्यांग कन्याओं पर खास ध्यान। दिव्यांग कन्याएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, संविधान के 86वें संशोधन। अब यहाँ से आरटीई एक्ट के ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो थ्योरेटिकल आपको पढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, फिर आप अपने आप से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, संविधान के 86वें संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। अधिनियम 2002 से 21A को जोड़ा गया है। और 21A क्या है? जो ये 21A है, इसे जीने का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीने का अधिकार। 21A है, ये हाईलाइट कर रहे हैं जो हम। 21A है, इसे जीने का अधिकार कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये वर्णित है कि प्रदेश को विधि बनाकर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करने के लिए उपबंध करेगा। इसके बाद संसद में इस अधिकार को व्यवहारिक रूप से प्रदान करने हेतु शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वित हो गया। अधिनियम के अंतर्गत 7 अध्याय एवं 38 खंड हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसकी, तो ये कब आया? ये 2009 में आया। लेकिन अगर इसकी बात करें लागू कब हुआ, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और दोस्तों, ये संविधान संशोधन का 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें 21A जोड़ा गया। और दोस्तों, इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। कितनी? 7 अध्याय, 38 धाराएं, 1 अनुसूची है। और दोस्तों, अब की बात करें तो अब इसमें मुख्य 39, अब इसमें दोस्तों 39 धाराएं हो गई हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, इसकी विशेषता क्या है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको 1 मिनट में पूरी आरटीई के प्रमुख फैक्ट बताएंगे। और आप अगर वो फैक्ट समझ लेंगे, याद कर लेंगे या लिख लेंगे, तो आपको कभी भी आरटीई एक्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 में देश के 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के प्रावधान हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आरटीई एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है, 3 ऑप्शन अलग दे दिए जाएं। एक ऑप्शन ये दिया जाए, आरटीई एक्ट 2009 में देश के 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है, तो आपका ये वाला सही होगा। और दोस्तों, क्या है? ये सुविधा उन बच्चों के लिए है जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं और अशिक्षित अथवा स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार के बच्चों को चिन्हित करना का काम स्कूली प्रबंधन समिति एवं स्थानीय निकायों ने करना है। दोस्तों, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है
और उनको स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन बच्चों को उन्हें चिन्हित करना है और स्कूली प्रबंधन समिति एवं स्थायी निकायों ने करना है। जो स्कूल प्रबंधन समिति है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चों को चिन्हित करे और उनका नामांकन कराए और उन्हें इस प्रकार की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराए। और दोस्तों क्या है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की 2% सीट आरटीई एक्ट के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए रिजर्व होगी। इन छात्रों को वही शुल्क देना होगा जो राजकीय स्कूल के छात्रों को देना होता है। दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि कोई भी गरीब बच्चा है वो फ्री में पढ़ेगा और उसके लिए 2% सीट प्राइवेट स्कूलों में भी रखनी होगी और वो उतनी ही फीस देगा जो कमज़ोर राजकीय स्कूल के बच्चे देते हैं। और दोस्तों इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी छात्र एवं छात्राओं को यह अधिकार है कि वे अपनी शुरुआती शिक्षा अपने नज़दीक के किसी स्कूल से निःशुल्क पा सकते हैं यदि ये बच्चे 6 से 14 साल की आयु वर्ग में आते हैं। दोस्तों अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल का है और वो स्कूल नहीं जाता है तो दोस्तों उसका बिना मार्कशीट, बिना टीसी के उसका एडमिशन किया जाएगा। वह अपने पास के स्कूल में मन चाहे उस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्राप्त करेगा। आरटीई एक्ट का ये जो प्रावधान है। और दोस्तों क्या है, जल्दी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसके बाद कल आपको आरटीई एक्ट से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पर वीडियो रहेगी जिसमें आपको सभी जो आपके भ्रम हैं, जो समझ में नहीं आया है वो समझा दिए जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों प्रदेश सरकार 6 से 14 साल के सभी विद्यार्थी का विद्यालय में एडमिशन एवं उपस्थित को सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह देखेगी कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना होना चाहिए। दोस्तों अगर कोई पिछड़ा वर्ग का बच्चा है और कमज़ोर बच्चा है तो भी उसे उसी प्रकार शिक्षा दी जाए जैसे नॉर्मल बच्चों को दी जाती है। और दोस्तों उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, उसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाए कि सभी को समान प्रकार की शिक्षा दी जाए। प्रदेश सरकार इस अभियान में विद्यालय बिल्डिंग, अध्यापक और शिक्षण सामग्री इत्यादि बेसिक ज़रूरतों को सुनिश्चित करेगी। दोस्तों जो अध्यापक की फीस रहेगी, शिक्षण सामग्री का खर्चा रहेगा, विद्यालय बनेगा उसका खर्चा रहेगा और जो बेसिक ज़रूरतें होंगी उसका खर्चे का वहन प्रदेश सरकार करेगी। और दोस्तों किसी विद्यालय द्वारा एक्ट का पालन न होने पर अथवा अधिक शुल्क मांगे जाने पर 10 गुना भुगतान करना होगा और स्कूल की मान्यता भी कैंसिल होगी। अगर दोस्तों कोई प्राइवेट स्कूल आरटीई एक्ट का पालन नहीं करता है, जैसे कि 2% सीट कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं रखता है, तो उसको अगर इस अवहेलना करने पर अगर वो इस एक्ट का पालन नहीं कर रहा है तो उसे 10 गुना भुगतान करना होगा और स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसकी ये प्रावधान आरटीई एक्ट में है। दोस्तों इसके कुछ उद्देश्य हैं, ये आप उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य में वही बात है जो हमने बताई है। स्थानीय स्कूल में 6 साल के सभी बच्चों को नामांकन जरूरी होगा, ये बात भी बता चुके हैं। अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा की तरह परिभाषित करेगा। जैसे कि ये अधिनियम है 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राइमरी स्टेज में लाएगा और अपनी प्राइमरी शिक्षा को पूरी होने से पूर्व किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में नहीं रोका जाएगा। दोस्तों जब तक बच्चा कक्षा 8 पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक उसे उस कक्षा में नहीं रोका जा सकता, उसे फेल नहीं किया जा सकता है। ये इसके मेन पॉइंट थे। इसमें लिखा भी है किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। पहली से 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने में वाले विद्यार्थी को प्रमाण पत्र भी मिलेगा,
6 से अधिक आयु होने के बाद नामांकन न होने पर बच्चे को उचित कक्षा में नामांकन मिलेगा। दोस्तों, अगर बच्चा 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है और उसने अभी कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि उसको कक्षा 1 से एडमिशन दिलाया जाए। दोस्तों, उसकी 14 वर्ष तक कक्षा 8 तक पूर्ण शिक्षा करानी है, तो इसलिए उसको उसके आयु के अनुसार उसे शिक्षा कक्षा के अनुसार दी जाएगी। जितने वर्ष का है उसी वर्ष के अनुसार उसे कक्षा में बैठाया जाएगा। किसी भी राजकीय अध्यापक को अपना निजी शिक्षण संस्थान एवं निजी अध्यापन के कार्य की अनुमति नहीं रहेगी। नियमानुसार स्कूल में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 रहेगा, अर्थात 1 शिक्षक पर 30 छात्र। दोस्तों, आरटीई एक्ट अधिकार अधिनियम की धाराएं, इसमें 29 धाराएं हैं, 39 धाराएं हैं। अब पहले 38 थी, 7 अध्याय हैं, 1 अनुसूची है। दोस्तों, इसके जो धारा 1 है इसके अंतर्गत क्या लिया गया है ये आपको बताएं तो इसके जो धारा 1 है उसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार एवं लागू होने की तारीख के विषय में उल्लेख मिलता है। ये कब लागू हुआ, इसका पूर्ण नाम क्या है एवं कैसे लागू हुआ, उसका अनुच्छेद 1 में मिलता है। दोस्तों, अनुच्छेद 2 धारा 2 अधिनियम से जुड़ी शब्दावली के मतलब, यानी कि इसमें महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है। उसमें कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि बालक। बालक क्या है? बालक 6 से 14 वर्ष का रहेगा। और दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा, इसकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक रहेगी। समुचित सरकार, समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार रहेगी और राज्य सरकार रहेगी। और स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में नगर निगम रहेगा, ग्राम पंचायत रहेगा। और दोस्तों, धारा 3 में क्या है? प्रदेश के सभी 6 से 14 साल की उम्र के विद्यार्थियों के समीप के विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शुरुआती शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, ये वही पॉइंट है जो कहता है कि आरटीई एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उपलब्ध कराएगी। धारा 4 में क्या है? आयु के अनुसार एडमिशन, खास ट्रेनिंग अथवा मदद प्रदान करना, जिसके निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दूसरों बच्चों के समान लाया जा सके। इस प्रकार से 14 वर्ष के बाद भी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार मिल सके। दोस्तों, इसके अंतर्गत ये रखा गया है कि उसके आयु के अनुसार उसका एडमिशन हो और उसे खास ट्रेनिंग दी जाए एवं मदद प्रदान की जाए और वह दूसरे बच्चों के समान 14 वर्ष के अंतर्गत अपने कक्षा 8 तक पूर्ण कर ले। और दोस्तों, 5 है जो वो क्या कहता है कि विद्यालय से स्थानांतरण का अधिकार, प्रदेश के अंदर या फिर बाहर स्कूल में प्रवेश का अधिकार मांगने पर शीघ्र प्रमाण पत्र मिलना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने पर ना हुई देरी और प्रमाण पत्र न होने पर एडमिशन से नाइंकारी करना होगा। ऐसे होने पर सेवा नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दोस्तों, आप सीधा समझें, धारा 5 में ये कहा गया है कि देश के किसी भी स्कूल में वो स्थानांतरण करा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र ले सकता है और टीसी देने से मना नहीं कर सकते। अगर मना किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी और टीसी ना देने पर बिना टीसी के उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। धारा 6 है, उसमें क्या लिखा गया है? बालक के अधिनियम के बनने के 6 महीने बाद स्कूल ना होने पर स्कूल की व्यवस्था करना। दोस्तों, अगर अधिनियम ये बन चुका है 2009 और इसके बनने के बाद 6 महीने बाद स्कूल ना अगर नहीं है तो स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ेगी प्रदेश सरकार को। दोस्तों, अनुच्छेद 7 नहीं लिया है, उसमें आपको ऐसे ही बताते हैं, छोटा सा है पॉइंट। अनुच्छेद 7 है, उसमें ये लिखा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय का अनुपात 65:35 रहेगा शुरुआत में, और पूर्वोत्तर राज्यों में 9 रहेगा राज्य सरकार का और 10 रहेगा केंद्र सरकार का। 65 रहेगा आपका केंद्र का
और 35 रहेगा राज्य सरकार का खर्चा, और पूर्वोत्तर राज्यों में 9% 90% रहेगा राज्य सरकार का और 10% रहेगा केंद्र सरकार का। तो ये भी याद रखें। धारा 8 की बात करें तो प्रदेश के सरकार के दायित्व 6 से 15 साल के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा देना, जरूरी एडमिशन उपस्थिति, प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करना, बच्चे के नज़दीक विद्यालय हो, पिछड़े बच्चों से भेदभाव ना हो, विद्यालय बिल्डिंग, अध्यापक, शिक्षण सामग्री देना, उम्र के अनुसार एडमिशन देना और विद्यालय के बराबर स्तर पर लाने का प्रशिक्षण एवं प्रक्रिया देना, शिक्षण ट्रेनिंग सुविधा। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 8 है, इसमें ये समुचित सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं कि बच्चे को प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कराएं, उसके नज़दीक विद्यालय हो, बच्चे से कोई भेदभाव ना किया जाए, विद्यालय बिल्डिंग, अध्यापक, शिक्षण सामग्री देना और उम्र के अनुसार एडमिशन देना और विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाने की प्रशिक्षण करना, प्रक्रिया देना एवं शिक्षण ट्रेनिंग देना की सुविधा। धारा 9 है, उसके अंतर क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी, यानी कि स्थानीय सरकार के कर्तव्य। और दोस्तों, धारा 10 है, सभी माता पिता अभिभावक का दायित्व होगा कि बच्चों को विद्यालय में प्रवेश हो एवं रेगुलर विद्यालय जाएं। धारा 10 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि सभी माता पिता एवं उसके अभिभावक का दायित्व होगा कि बच्चे को विद्यालय में रेगुलर भेजें और उनको प्रवेश कराएं और रेगुलर भेजें। और दोस्तों, धारा 10 में माता पिता के ये कर्तव्य बताए गए हैं। और 11 में 3 से 6 साल के विद्यार्थी को शुरुआती शिक्षा हेतु तैयार करना और उनकी देखभाल की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत ये आता है दोस्तों, ये जो धारा 11 है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था शिशु केंद्रों पर होगी। किस पर होगी? शिशु केंद्रों पर। शिशु केंद्रों पर होगी 3 से 6 साल तक। उसके बाद 6 से 14 साल तक प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत रहेंगे। जो शिशु केंद्र हैं उसमें क्या आते हैं? आंगनवाड़ी आता है। क्या आता है? आंगनवाड़ी आता है। और दोस्तों, 13 नंबर 12 नंबर नहीं लिया है, 13 नंबर लिया है। 12 नंबर में आपको बताएं तो 12 नंबर में ये लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल की 25% सीट आवंचित वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। जो आवंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25% सीट आरक्षित रहेंगी। ये आरक्षण दिया गया है आरटीई एक्ट के अंतर्गत। ये धारा 12 के अंतर्गत आया है ये पॉइंट। अब दोस्तों, धारा 13 की बात करते हैं। एडमिशन के लिए कोई शुल्क अथवा परीक्षा नहीं होगी। बच्चे पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देनी है। और दोस्तों, उस पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इसका उल्लंघन होने पर विद्यालय को 10 गुना शुल्क देना होगा। अगर वो पहली बार ऐसा करता है तो उसे 10 गुना शुल्क देना होगा। पहली बार 25,000 रुपये, और अगर इसके बाद अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है तो 50,000 जुर्माना रहेगा। पहली बार 10 गुना और दूसरी बार 10 का 2 गुना, यानी कि 10 का 5 गुना, यानी कि 50,000। दोस्तों, धारा 14 के अंतर्गत बच्चे की उम्र को सरकार के प्रमाण पत्रों से तय किया जाएगा। अगर कोई बच्चा है वो 15 साल का है और सरकार का जो प्रमाण पत्र बनेगा, स्कूल से टीसी बनेगी, जो उसका प्रमाण पत्र बनेगा, उसमें अगर उसे 12 साल का दिखाया गया है तो उसी के अनुसार उसे तय किया जाएगा। जन्म तिथि एक प्रमाण पत्र ना होने पर एडमिशन से मना नहीं करना है। दोस्तों, अगर कोई बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसे एडमिशन से मना नहीं करना है, यानी कि उसको फिर भी एडमिशन देना है और उसे प्राथमिक शिक्षा देनी है।
धारा 15 क्या कहती है? सरकार की ओर से सत्र की शुरुआत में अथवा इसके बाद एडमिशन होने वाले छात्रों को तय तरीके से पढ़ाई पूर्ण की जाएगी। दोस्तों, जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, उसके शुरुआती में एडमिशन होने वाले छात्रों को भी तय तरीके से पूर्ण पढ़ाई की जाएगी। अगर कोई बच्चा बाद में एडमिशन लेता है तो भी उसको उस प्रकार पढ़ाया जाए कि जो बच्चे ने पहले एडमिशन लिया है वह उसकी बराबरी कर सके। इस प्रकार उसे शिक्षा देनी है। और दोस्तों, देखते हैं धारा 16 के अंतर्गत क्या है। धारा 16 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है, किसी भी छात्र को फेल नहीं करेंगे, ना ही विद्यालय से निकालेंगे। कम अंकों से विद्यार्थी को फेल नहीं करना है, साथ ही रेगुलर बच्चा आकर अध्ययन तो करेगा ही। दोस्तों, धारा 16 कहती है कि अवरोधन एवं निष्कासन पे रोक। ऑप्शन आपके ऐसे ही आते हैं, ये नहीं लिखा होता है कि फेल नहीं करेगा, कम विद्यार्थियों को फेल नहीं करना है। उसमें ये लिखा होगा कि अवरोधन एवं निष्कासन पे रोक आरटीई एक्ट के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत रखा है, तो आपको बताना है धारा 16 के अंतर्गत। दोस्तों, धारा 17 की बात करते हैं। बच्चे को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। धारा 17 ये कहती है कि कोई भी बच्चा है उसे आप शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं, यानी कि उसे मारपीट नहीं कर सकते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अगर किसी बच्चे को मार दिया और वो गुस्सा हो गया और उसके माता पिता ने शिकायत कर दी तो आप जेल भी जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते धारा 17 के अंतर्गत। दोस्तों, धारा 18 की बात करें तो दोस्तों, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाए जा सकते। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आप अच्छे से समझें, राइटिंग ना समझ आए फिर भी आप समझने का प्रयास करें कि धारा 18 क्या कहती है। कैमरा ऑफ करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, धारा 18 के अंतर्गत क्या रखा गया है? दोस्तों, धारा 18 है जो धारा 18 के अंतर्गत बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जा सकता। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चलाया जा सकता। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चलाया जा सकता धारा 18 के अंतर्गत। और अगर पकड़ा जाता है, पकड़े जाने पर 1 लाख का जुर्माना रहेगा। 1 लाख का जुर्माना। अगर ये जुर्माना उसने भर दिया और फिर दोबारा से वो गलती करता है तथा बाद में प्रतिदिन से 10,000 रुपये प्रति जुर्माना, 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना रहेगा धारा 18 के अंतर्गत। ये प्रावधान है। दोस्तों, धारा 19 की बात करें तो दोस्तों, इसमें विद्यालय के मान एवं मानदंड अनुसूची में वर्णित हैं। और दोस्तों, धारा 20 है। धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन का अधिगम केंद्र सरकार का रहेगा। जो दोस्तों अनुसूचियां हैं उसमें जो दोस्तों संशोधन होगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत किया जाएगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा। दोस्तों, धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 है जो दोस्तों आपकी धारा 21 में ये कहा गया है दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन समिति
विद्यालय जो प्रबंधन समिति है, एसएमसी बोलते हैं, इसी का उल्लेख धारा 21 के अंतर्गत आता है। प्रबंधन समिति, एसएमसी भी बोलते हैं इसे। दोस्तों इसमें क्या है, जो एसएमसी बनेगी और जिसमें जितनी सीट होंगी उसमें आधी सीट लेडीज की रहेंगी, महिलाओं की। लेडीज 50% की भागीदारी रहेंगी। और दोस्तों क्या है, कुल अभिभावकों की संख्या, जितनी संख्या होगी उसका 3/4 सदस्य होंगे जो दोस्तों वो अभिभावक रहेंगे। जैसे कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 50% 50 तो लेडीज रहेंगी। और दोस्तों जितने समिति में लोग हैं उसमें से 3/4 सदस्य अभिभावक रहेंगे, ये कहा गया है इसमें। और दोस्तों जो धारा 22 है, आपकी धारा 22 है, धारा 22 में विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना बनाना, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में बताया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय प्रबंधन समिति धारा 22 के अंतर्गत बताया गया है। और जो दोस्तों धारा 23 है आपकी, धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यता, जैसे कि शिक्षक की योग्यता यानी कि शिक्षक बीटीसी किए हो, बीएड हो, टेट पास किया हो, सुपर टेट पास किया हो, शिक्षकों की योग्यता के बारे में और उनका वेतन, कितना वेतन दिया जाएगा, सेवा शर्तें, उन्हें क्या क्या सेवा मिलेगी, ये धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें धारा 24 की, इसमें धारा 24 में दोस्तों शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है धारा 24 के अंतर्गत। दोस्तों नियमितता एवं समय का पालन, नियम एवं समय का पालन करेंगे शिक्षक, विद्यालय को नियम से आएंगे, समय पर आएंगे, ये हैं धारा 24 के अंतर्गत। पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराना, ये है। ये पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं दोस्तों। और क्या है, प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के संपर्क में रहना, प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के संपर्क में रहना। और दोस्तों बालक के क्षमता के अनुरूप शिक्षण करना, ये धारा 24 के अंतर्गत दिए गए हैं। दोस्तों मेन धाराओं के बारे में बताते हैं। धारा जो 25 है उसमें शिक्षक छात्र अनुपात है कि प्राइमरी पर एक शिक्षक रहेगा 30 स्टूडेंट पर। और दोस्तों अपर प्राइमरी पर एक शिक्षक रहेगा 35 स्टूडेंट पर। और दोस्तों धारा जो 26 है, जो आपकी धारा 26 है दोस्तों, उसमें प्रत्येक विद्यालय को निर्धारित कुल शिक्षकों की संख्या का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं कर सकता।
दोस्तों अभी तो बहुत पद खाली हैं, उसमें ये रखा गया था कि अगर दोस्तों जितने अध्यापकों की ज़रूरत है उससे 10% भी पद खाली नहीं किए जा सकते, खाली नहीं रखे जा सकते। ये धारा 26 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों धारा 27 चुनाव, जनगणना, आपदा के अलावा, ये ज़रूरी है, चुनाव में ड्यूटी लगती है। ये किसके अंतर्गत है? धारा 27 के अंतर्गत कि चुनाव और दोस्तों जनगणना और दोस्तों जैसे कि कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए या कोई बीमारी आ जाए, इनके अलावा किसी भी गैर कार्य में इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और दोस्तों धारा 28 के अंतर्गत सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक। धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम हैं। धारा 29 के अंतर्गत इसमें पाठ्यक्रम मूल्यांकन कैसा रहेगा? दोस्तों पाठ्यक्रम रहेगा, बाल केंद्रित शिक्षा रहेगी, समावेशी शिक्षा रहेगी, गतिविधि आधारित शिक्षा रहेगी, सर्वांगीण विकास की शिक्षा रहेगी और दोस्तों भय मुक्त शिक्षा रहेगी, संवैधानिक मूल्यांकन होगा और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। ये धारा 29 के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर धारा 30 की बात करें तो धारा 30 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा होने पर, पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र मिलेगा। और दोस्तों धारा 31 है जो धारा 31 में बच्चों के अधिकारों की शिक्षा, बच्चों के अधिकार की शिक्षा, सुरक्षा, बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाए, ये सरकार ने कहा है। ये धारा 31 के अंतर्गत बताया है। जैसे कि बाल अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम 2005 जो बना था उसके तहत होगी। और दोस्तों धारा जो 32 है, बालक से जुड़ी किसी भी समस्या को अभिभावक से लिखित शिकायत मिलने पर 3 महीने के अंदर निपटाना। धारा 32 कहती है दोस्तों अगर कोई अभिभावक बच्चे की लिखित दोस्तों कार्रवाई देता है, लिखित शिकायत मिलता है, उसे मिलने पर 3 महीने के अंतर्गत उसे निपटाना होगा। अगर कोई अभिभावक ये कहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है तो उसे 3 महीने के अंतर्गत उसका खात्मा करना होगा, उसे ख़त्म करना होगा। धारा 32 हो गई ये। धारा 33 कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार एवं परिषद का गठन होगा। और धारा 34 कहती है राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। और धारा 35 क्या कहती है? अधिनियम को लागू करने का दिशा निर्देश सरकार द्वारा देंगे। अगर कोई अधिनियम लागू करते हैं धारा 35 के अंतर्गत आप, तो वो अधिनियम लागू करने का निर्देश दोस्तों सरकार द्वारा होगा। आप खुद के द्वारा कोई भी नियम नहीं लागू कर सकते, ये धारा 35 कहती है। और धारा 36 में जुर्माना लगाने से पहले समक्ष अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। अगर दोस्तों धारा 36 में ये प्रावधान रखा गया है, अगर बीएसए साहब कोई भी टीचर पर कोई जुर्माना लगाते हैं तो उसमें दोस्तों लगाने से पहले सक्षम अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी होते हैं
उनकी अनुमति अनिवार्य रहेगी, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और दोस्तों धारा 37 क्या कहती है? धारा जो 37 है दोस्तों, धारा 37 कहती है समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, सलाह परिषद के सदस्य तथा सक्षम अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अगर कोई सक्षम अधिकारी है और उसने आपके जुर्माना लगाया है तो उसके ऊपर आप कोई प्रकार का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। ये इनका सुरक्षा कवच है। इनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। सक्षम अधिकारी है, समुचित सरकार है, स्थानीय सरकार है, यानी कि सलाह परिषद के जो सदस्य हैं इन पर कोई भी प्रकार का मुकदमा नहीं लगा सकते। और धारा 38 के अंतर्गत समुचित सरकारों के संशोधन के अधिकार हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैमरा क्यों बंद किया। मेरे पास ये पेन है, इससे ऐसे लिखने से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे कैमरा ऑफ करके हाथ पर रख के लिखना पड़ता है। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करते रहें तो एक दिन हम भी स्मार्ट बोर्ड पर आएंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। और दोस्तों देखते हैं अब इसके बारे में क्या क्या मेन पॉइंट हैं। आपको सभी अनुच्छेद पढ़ा दिए, धाराएँ पढ़ा दी, अनुच्छेद नहीं। दोस्तों शिक्षण के प्रावधान, क्लास पहली से पाँचवीं तक 200 दिन यानी कि एक साल के 200 दिन और घंटे 800 घंटे आपका शिक्षण कार्य रहेगा। और दोस्तों छठी से 8वीं तक 220 दिन और 1000 दिन। दोस्तों ये जो दिन और घंटे हैं ये पूछे जाते हैं, ये शिक्षण के प्रावधान होते हैं आपके कि एक शिक्षक को इतने इतने दिन तक इतने घंटे कार्य करना रहता है। दोस्तों अगर बात करें कार्य दिवस की और घंटों की, आपने देख लिया पहली से 5वीं तक 200 दिन एक साल के अंतर्गत और 800 घंटे जो शिक्षण कार्य होता है उसके, और छठी से 8वीं तक 200 दिन 1000 घंटे। दोस्तों प्रत्येक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना होगा, शिक्षण कार्य करना होगा 45 घंटे प्राथमिक स्तर पर, और 200 कार्य दिवस होंगे और 800 कार्य घंटे होंगे। और दोस्तों उच्च प्राइमरी पर यानी कि छठी से 8वीं तक 220 दिन या 1000 घंटे तो ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से बहुत ज़रूरी है ये बताना। प्राथमिक कक्षा पहली से 5वीं 4 घंटे, उच्च प्राथमिक कक्षा छठी से 8वीं यानी कि 4.5 घंटे। रोज़ का शिक्षण कार्य घंटे में, ये रोज़ का कार्य है 4 घंटे करेगा, ये 4.5 घंटे करेगा। दोस्तों अगर दोस्तों शिक्षक विद्यार्थी अनुपात की बात करें तो दोस्तों धारा 25 में इसका वर्णन है। प्राइमरी स्कूलों में 30 छात्र पर 30 जो बच्चे होंगे, धारा 25 में इसका वर्णन है कि दोस्तों प्राइमरी क्लास में 30 छात्र पर एक शिक्षक होगा। कितना होगा? 30 छात्र पर एक शिक्षक रहेगा, एक टीचर है ये, और ये स्टूडेंट हैं। और दोस्तों उच्च प्राथमिक पर 35 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का होना ज़रूरी है।
और दोस्तों यदि प्राथमिक कक्षा में 2 से ज़्यादा हैं छात्र तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना रहेगा? 40 से 1 रहेगा। दोस्तों आपको बताएं कि अगर दोस्तों शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर कैसे रहेगा। आपको बताया कि एक इधर आप स्टूडेंट ले लीजिए और इधर टीचर। दोस्तों अगर 60 छात्र हैं, 1 पर 30 रहेंगे, स्टूडेंट 30 हैं तो उस पर अनुपात 1 रहेगा, 1 टीचर रहेगा। और दोस्तों 60 छात्र हैं, 60 पर 2 शिक्षक रहेंगे, 30 पर 1 और 60 पर 2। अगर दोस्तों यही 61 से 90 के बीच में स्टूडेंट हैं तो 3 टीचर रहेंगे। अगर 91 से 120 हैं, 91 से 120 हैं तो दोस्तों 4 हो जाएंगे। और दोस्तों अगर 121 से 200 हैं तो ये रूल नहीं चलेगा। तो दोस्तों उसमें 5 शिक्षक रहेंगे, उसके अंतर्गत। और दोस्तों 200 प्लस छात्रों पर अनुपात क्या रहेगा? 200 से ऊपर। अगर 200 से ऊपर स्टूडेंट हैं तो दोस्तों 1:40 का रहेगा, यानी कि 40 विद्यार्थियों पर 1 टीचर रहेगा। चालीस विद्यार्थियों पर 1 टीचर रहेगा, इसमें ये बताया गया है। दोस्तों विद्यालय एवं घर की दूरी कितनी रहेगी? अगर प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो 6 से 14 साल के बच्चे को 6 से 14 साल के लिए है। प्राइमरी क्लास कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर। दोस्तों प्राइमरी स्कूल का बच्चा है तो उसे ज़्यादा दूरी पर स्कूल ना हो, 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर पर स्कूल उपलब्ध कराया जाए, सरकार का ये कहना है। और सब प्राइमरी क्लास यानी कि अपर प्राइमरी के लिए 6 से 8 के लिए, 6 से 8 की बात करें तो दोस्तों 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर पर उसके लिए स्कूल हो और 3 वर्ष के भीतर हर एक घर के समीप स्कूल की व्यवस्था हो। ये हैं इसके पॉइंट। साप्ताहिक घंटे दोबारा से देख लें। एक अध्यापक के लिए कम से कम साप्ताहिक घंटे 45 होंगे, 45 साप्ताहिक घंटे। एक सप्ताह में 45 आवर्स उसे कार्य करना होगा, शिक्षण कार्य रहेगा ये। और दोस्तों इसके बारे में क्या क्या है मेन पॉइंट। दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 में कुल 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा का अधिकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य, विद्यालय और अध्यापक के काम कर्तव्य एवं अधिकारी, शुरुआती शिक्षा और पाठ्यक्रम शिक्षा के अधिकार का संरक्षण का विस्तार बताया गया है। और दोस्तों इसमें ये फिर से बता दें आपको कि 4 अगस्त 2009 के दिन देश की संसद में यह अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में आरटीई एक्ट से संबंधित सब कुछ तथ्य बताएंगे। तो दोस्तों आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका संपूर्ण नाम राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसे हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। ये 2009 में बना, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में अपने भारत देश में लागू हुआ। और दोस्तों लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ और ये संविधान के 86वें संशोधन के तहत लागू बना। और दोस्तों अगर इसकी बात करें भारत की, तो ये दोस्तों अपने भारत देश में 135वां अपना भारत देश था, जिसने अपने देश में
ये आरटीई एक्ट लागू किया। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे था जिसने फर्स्ट नंबर पर आरटीई एक्ट को लागू किया। और दोस्तों इसमें बात करें उम्र की तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के उम्र के लिए ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बना था। और दोस्तों ये 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें 6 से 18 वर्ष के लिए। और दोस्तों जिसमें जो 21A है वो जीने का अधिकार है। दोस्तों अगर इसमें बात करें तो इसमें दोस्तों 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। दोस्तों अगर अब की बात करें तो अब इसमें 39 यानी कि 39 धाराएं हैं। और दोस्तों इसमें एक शिक्षक पर यह प्रावधान रखा गया है कि एक शिक्षक 30 विद्यार्थियों को पढ़ाएगा प्राइमरी लेवल पर। और दोस्तों अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रहेगा। अगर दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की बात करें, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए एक अध्यापक रहेगा 10 विद्यार्थियों पर स्पेशल एजुकेशन में। और दोस्तों अपर प्राइमरी की बात करें तो 15 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक रहेगा। दोस्तों इसमें साप्ताहिक कार्य की बात करें तो दोस्तों साप्ताहिक कार्य यानी कि प्राइमरी के लिए 45 घंटे साप्ताहिक कार्य करना होगा, 45 घंटे साप्ताहिक कार्य करना होगा। अगर दिन की बात करें दोस्तों तो पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए 200 दिन या 800 घंटे एक शिक्षक का कार्य दिवस रहेगा। और अपर प्राइमरी की बात करें तो दोस्तों 220 दिन और 1000 घंटे अपर प्राइमरी के लिए कार्य दिवस रहेगा। और दोस्तों ये लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को आया था, लेकिन राज्यसभा में ये 29 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। ये मेन पॉइंट थे जिसे आपको बताने का हमने प्रयास किया। दोस्तों इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपकी रहेगी आरटीई एक्ट से संबंधित क्वेश्चन वाली क्लास, वो क्लास देखना ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।